हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। याद रखिएगा, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन में CH सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और कहा गया है कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी और मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, यानी C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। प्रश्न संख्या 2 है, पूछा गया कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था?
तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, जो प्रयोजन था वो यही था। थर्ड नंबर है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। समय याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य जो था आपको बताना है। लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा, यानी बी ऑप्शन जो लक्ष्य था, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा कथन है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। देखिए, इसमें पहला और दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था और इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए या कुचलने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही और साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। प्रश्न संख्या 8 है, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका लक्ष्य क्या था जिसके विरुद्ध इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था? तो जो लक्ष्य था वो ये था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। यानी इसमें जो बात कही गई कि देखिए, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इस कानून के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम क्या था? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है रॉलेट सत्याग्रह, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष रूप से मतलब कि विशेष से ही संबंधित थे। और 10 नंबर है, प्रश्न संख्या 10, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद, यानी डी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 11 नंबर है,
द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट, यानी ए ऑप्शन रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर आधारित जो है था और इनके सुझावों पर यह जो है पारित किया गया था। 12 नंबर है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बनना, देखिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जो है जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 और साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटनाएं हैं। तो समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यानी सी ऑप्शन। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है रॉलेट सत्याग्रह, यानी बी ऑप्शन रॉलेट सत्याग्रह। और 15 नंबर है, प्रश्न संख्या 15, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जो समय 1919 का है भारतीय इतिहास से संबंधित है। किस रूप में? तो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। जो 1919 का ईस्वी है, यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 16 है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा अमृतसर, यानी सी ऑप्शन। 17 नंबर है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड से, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? काफी संख्या में मतलब बहुत ज्यादा लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, गिरफ्तारी के विरोध में। तो आपको बताना है किसके गिरफ्तारी के विरोध में। मैंने बोला था कि 2 नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो आपको मालूम है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जो लोग जमा हुए थे किसके मतलब कि विरोध में? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में और जो अंग्रेजी सरकार थी इसके विरोध में जो है ये सभाएं बुलाई गई थी। प्रश्न संख्या 20 है,
30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे, नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? समय जो है कमेंट में बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कमेंट में बताना है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो है परित्याग कर दिया था? निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो पदवी थी त्याग कर दिया था? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में। 24 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। 25 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? नाम याद रखिएगा, शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि जो है लौटा दी। प्रश्न संख्या 26, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? नाम याद रखिएगा, सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर यानी सी ऑप्शन। 27 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि जो है त्यागी गई? किसके द्वारा जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? नाम है रविंद्रनाथ टैगोर यानी सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। पहला है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? बताइए। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और इसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हुआ कौन सी घटना घटी इन तीनों में से? डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ जालियांवाला बाग नरसंहार, और इसके बाद हुआ 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, यानी 2, 1 एंड 3, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। प्रश्न संख्या 29 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बताइए किसके बाद?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, और इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। प्रश्न संख्या 30 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसके द्वारा जो है मार दिया गया? तो नाम है उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा ओ डायर को जो है मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दिया गया था। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। प्रश्न संख्या 31 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को जो है गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा उधम सिंह के द्वारा, यानी डी ऑप्शन। 32 है, उधम सिंह ने लंदन में मारा किसको? उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की? सर माइकल ओ डायर की। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किनको? जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 इनका समय याद रखिएगा। और इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 35 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? जालियांवाला बाग का नरसंहार। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने, नाम याद रखिएगा, दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जनसंहार की घटना घटी? निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो याद रखिएगा, दी रॉलेट एक्ट, यानी सी ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी और इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया और इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया।
तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी और इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देश पर क्या हुआ, निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इस निर्मम घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम चैनल, क्विज ग्रुप और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।